हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा 13th ट्यूटोरियल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलते हैं अपने HTML कोर्स फोल्डर में, इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने आपके लिए एक फोल्डर बना रखा है, यूजुअली जिस तरह हम बनाते हैं हर ट्यूटोरियल में। ठीक है, तो लिखा हुआ है 13th डॉट सिमेंटिक एलिमेंट्स एंड बेसिक लेआउट। ये हमारा टॉपिक है, सिमेंटिक एलिमेंट्स एंड बेसिक लेआउट। इसे ओपन करते हैं। इसके अंदर हमारे पास नोट्स हैं, इनको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इनको देखने से पहले हम ना अपने फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने अपना ना विजुअल स्टूडियो कोड ट्रिगर कर लिया है। ठीक है, तो ये ओपन हो जाता है। तो हमारा फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो चुका है। इसके अंदर फाइल बनाते हैं index.html। ठीक हो गया, तो ये हमने फाइल बना ली index.html और बॉयलर प्लेट जनरेट करते हैं और टाइटल के अंदर लिखते हैं बेसिक लेआउट। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया बेसिक लेआउट। इसके अंदर एक हेडिंग डालते हैं। ठीक है, दिस इज माई हेडिंग। ठीक है, तो ये मैंने हेडिंग डाल दी। अब इसे लाइव सर्वर पर ओपन कर लेते हैं और ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, तो हमारा कोड लाइव सर्वर पर ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको हेडिंग नजर आ रही है। अब अगर मैं नोट्स में आऊं तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज कमेंट। तो अगर इसे पढ़ें, कमेंट आर सम टेक्स्ट और कोड रिटन इन योर कोड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन अबाउट दी कोड एंड नॉट विजिबल टू द यूजर। यानी कि जो कमेंट्स होते हैं ना, आपकी कोड को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर आप कोड के अंदर अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं या कोई भी दूसरा प्रोग्रामर है, कोडर है जो HTML लिखता है या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाता है, तो आप अपने ना डॉक्यूमेंट जो आप लिख रहे हैं उसके अंदर ना आप कमेंट दे सकते हैं कि ये जो कोड मैंने किस लिए लिखा है। अगर जाएं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, हाँ, इसका सिंटैक्स क्या है कि इसका सिंटैक्स है जनाब राइट कमेंट टेक्स्ट है। ठीक है, आप लिखेंगे लेस देन साइन, आप एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 हाइफन, इसके अंदर अपना कमेंट लिखेंगे और फिर 2 हाइफन और ये आपके पास ग्रेटर देन साइन है। अगर ये मैंने हेडिंग डाली है। ठीक है, अगर मैं ना बॉडी पे कमेंट देना चाहता हूं तो मैं लिखता हूं दिस इज बॉडी टैग यूज्ड टू राइट आवर कंटेंट। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया यूज टू राइट आवर कंटेंट। अगर मैं ब्राउजर में जाऊं तो ये आपको इधर नजर आ रहा है। तो मैं ये तो ब्राउजर में नहीं दिखाना चाहता, मैं तो सिर्फ अपने नोट्स बनाना चाहता हूं ताकि मुझे पता चलता रहे कि ये किस लिए चीज यूज हो रही है। ठीक है, तो इसको कैसे कमेंट कर सकते हैं, या तो आप हम इसको कट करते हैं। ठीक है, और लिखते हैं जनाब लेस देन साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 हाइफन। ठीक है, ये हमारा कमेंट बन गया, इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक होगा, तो ये इसका कलर भी चेंज होगा। ब्राउजर में दोबारा जाऊं तो ये रिमूव हो गया। तो ये कमेंट है। ठीक है, कमेंट हम कोड के अंदर नोट्स बनाने के लिए यूज करते हैं कि ये जो हम कोड यूज कर रहे हैं ये इसको स्पेसिफाई कर रहा होता है कि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो कोड में इसका एक शॉर्टकट भी है, तो वो कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए आप पहले रिमूव करें तो आपने ना क्या करना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है या जो आपका ये जो कर्सर है, ठीक है, इसको उस लाइन पे रखना है आपने और आपने कंट्रोल प्रेस करना है और फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो ये दोनों प्रेस करने हैं तो ये आपका कमेंट बन जाएगा। अगर मैं इसको H1 को कमेंट करना चाहता हूं तो कंट्रोल और स्लैश। ठीक है, तो ये ब्राउजर में मुझे नजर नहीं आएगा, ये कमेंट बन गया और ये ब्राउजर में नजर नहीं आएगा क्योंकि ये जो मेरा ब्राउजर है इसे कमेंट समझ रहा है। ठीक है, ये इसमें मौजूद तो होगा अगर मैं राइट क्लिक करूं और व्यू पेज सोर्स करूं। ठीक है, तो ये यानी कि जो हमारा डॉक्यूमेंट रेंडर हो रहा था ना ब्राउजर में, तो ये लोकली उसमें स्टोर हो जाता है। तो देखें H1 दिस इज माई हेडिंग और ये आपके पास ऊपर भी कमेंट है। ठीक है, दिस इज बॉडी टैग यूज टू राइट योर कंटेंट, इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन, लाइट ग्रीन सा है। ठीक है ना, तो ये कमेंट है और ये भी कमेंट है। ये देखें ये कमेंट बन गया लेकिन ब्राउजर में नजर नहीं आ रहा, तो कमेंट इसलिए यूज होता है। ठीक है ना, आप नोट्स बनाने के लिए तो आप किस तरह रिमूव कर सकते हैं इसे, आप कंट्रोल प्रेस करें फॉरवर्ड स्लैश तो दोबारा यानी कि अनकमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इधर पैराग्राफ लिखूं और इसके अंदर जनाब लिखते हैं लॉरम और 10। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं एक देना चाहता हूं जनाब, कमेंट देना चाहता हूं, तो मैं लिखता हूं दिस इज माय पैराग्राफ। ठीक है, ठीक हो गया, तो कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, तो ये मेरा कमेंट बन जाएगा। तो ये ब्राउजर में नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये नोट्स बनाने के लिए यूज होता है। तो इस तरह हम कमेंट बना सकते हैं। तो जनाब सिमेंटिक एलिमेंट पर बात करते हैं। अ सिमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब इट्स मीनिंग टू बोथ द ब्राउजर एंड द डेवलपर। जो सिमेंटिक एलिमेंट होता है ना, ये ब्राउजर के लिए और डेवलपर के लिए अपना मीनिंग क्लियर कर देता है। अब मीनिंग क्लियरिफिकेशन से क्या है कि मिसाल लें,
ये एग्जाम्पल दी है, एग्जाम्पल ऑफ सिमेंटिक एलिमेंट्स, फॉर्म टैग है हमारे पास। हमने जनाब फॉर्म टैग ओपन किया और क्लोज किया, ठीक है, तो पता चल रहा है डेवलपर को भी कि ये यानी कि हम फॉर्म स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, और ब्राउजर को भी पता चल जाएगा कि जनाब फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इसके अंदर इनपुट फील्ड होंगी या दूसरे एलिमेंट्स होंगे, तो ये आपको पढ़कर पता चल रहा है कि फॉर्म शुरू होने वाला है। ये टेबल है, आप टेबल से पढ़कर जनाब पता चल जाएगा कि आप टेबल बनाने वाले। आर्टिकल है, आर्टिकल जनाब एक टैग है, मैं आपको बताऊंगा जब हम बेसिक लेआउट देखेंगे ना, तो ये भी एक टैग होता है, ठीक है ना। तो इनको पढ़कर क्लियर हो जाता है कि हम इसके अंदर क्या कंटेंट लिखने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैं फॉर्म टैग लगाता हूँ अपने VS कोड में, ठीक है ना, लिखते हैं फॉर्म और इंटर प्रेस करते हैं और ये हमें पता चल रहा है कि जनाब फॉर्म है, ठीक है ना। तो जो सिमेंटिक टैग होता है वो अपना मीनिंग कंप्लीट कर देते हैं, हमें उससे पढ़कर इजीली हम यानी कि हमें पता चल जाता है कि जनाब ये हमारे पास टैग किस लिए है। जिस तरह ये हमारे पास हेड टैग है, ठीक है, H1, और ये बॉडी है, ठीक है। तो इस तरह यानी कि जो सिमेंटिक टैग अपना मीनिंग कंप्लीट कर देते हैं, इनको पढ़कर पता चल जाता है। अगर मैं उसके ऊपर एक कमेंट देना चाहूँ, दिस इज माई फॉर्म, ठीक है, तो ये मैंने कमेंट दिया और कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करते हैं तो ये कमेंट बन जाएगा। क्या क्या करना है आपने, कंट्रोल, ठीक है, और फॉरवर्ड स्लैश, तो ये कमेंट बन जाएगा। इसको ब्राउजर में देखते हैं तो ये आपको कमेंट नजर नहीं आ रहा। तो ये होता है सिमेंटिक टैग। तो सिमेंटिक टैग की ना यानी कि एक पूरी लिस्ट है। अगर मैं इधर लिखूं सिमेंटिक एलिमेंट्स, ठीक है, और मैं जाऊं इधर एलिमेंट्स में, ठीक है, तो ये पूरे इन्होंने ना सिमेंटिक एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये जनाब लिखा हुआ है आर्टिकल, असाइड, डिटेल्स, ये हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, हेड, फूटर, ठीक है। तो ये हम देखते हैं इन्हें। अच्छा, आगे जाते हैं। नॉन सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, टेल्स नथिंग अबाउट इट्स कंटेंट, एग्जांपल ऑफ नॉन सिमेंटिक टैग्स, यानी कि ये कंटेंट से रिलेटेड कुछ नहीं बताते। तो उनकी एग्जांपल क्या है, तो उनकी एग्जांपल है जनाब हमारे पास डिव टैग है, यानी कि डिवीजन टैग बोलते हैं। द HTML डिवीजन टैग इज यूज टू ग्रुप द लार्ज सेक्शन ऑफ HTML में, यानी कि जो डिव टैग होता है ना, ये एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है। इसके अंदर हम यानी कि दूसरे एलिमेंट्स को डालते हैं। तो अगर मैं आपको लगाकर बताऊं तो ये कुछ नहीं है, यानी कि एक कंटेनर है। मैं अगर इधर एक डिव टैग लूं, आपने लेना डिव टैग, ठीक है, और इसके अंदर हम डालते हैं हेडिंग, एक डालते हैं दिस इज डिव। डिव एक कंटेनर है, यानी कि बड़ा डब्बा है, ठीक है ना। जिस तरह दूसरे टैग होते हैं, ये भी एक कंटेनर है। अच्छा, इस जो हेडिंग हमने लगाई ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया और इसको दोबारा पेस्ट करते हैं, ये दोबारा पेस्ट करते हैं और इसके अंदर एक पैराग्राफ लेते हैं हम, ठीक है ना। किस टैग के अंदर हमने लेना है, डिव टैग के अंदर पैराग्राफ लेते हैं और लॉरम लिखते हैं 30, ठीक है। ये हमने लिख दिया लॉरम 30, किस टैग के अंदर है, ध्यान से देखें, डिव टैग के अंदर है। अगर मैं ब्राउजर में दिखाऊं आपको तो ये आपको नजर आ रहा है, आप कहेंगे कि ये डिव टैग का क्या फायदा है, ठीक है। तो इस तरह करते हैं, डिव टैग के अंदर ना एक स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि कंटेनर क्या होता है। तो मैं स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ, आपको पता है कि ये किस लिए यूज होता है। इसके अंदर एक ना प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर, तो बॉर्डर बेसिकली उस एलिमेंट का ना बॉर्डर सेट कर देता है। तो उसके लिए हम इसके बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज करते हैं और उसके अंदर लिखते हैं पिक्सल में, ठीक है। मैं लिखता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, और इसका कलर लिखने हैं ब्लैक। तो ये ब्लैक कलर हमने लगा दिया। अब दोबारा मैं दिखाऊं आपको ब्राउजर में, तो ये देखिए आपको इसके गिर्द एक बॉर्डर नजर आ रहा है। तो ये एक पूरा कंटेनर आपको डब्बा नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये किस लिए यूज होता है, तो इधर लिखा हुआ है ग्रुप द लार्ज सेक्शन ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर, यानी कि जो एक तरह का हमारे पास डेटा है इसके अंदर हम लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मिसाल लेके हमारे पास ये फॉर्म है, ठीक है, तो फॉर्म को हम डिव टैग के अंदर लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूं इधर डिव फॉर्म, ठीक है। तो इसके अंदर एक फॉर्म है, ये आपको नजर आ रहा है। तो अब आप कहेंगे कि डिव एट्रीब्यूट है वो नॉन सिमेंटिक क्यों है, तो जो डिव है हम किसी भी जगह यूज कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो ये कोई प्रॉपर हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता कि इसलिए इसे हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो फॉर्म तो लिखा है ये फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है, H1 लिखा हुआ है, हमें पता चल रहा है हेडिंग के लिए, P पैराग्राफ के लिए, लेकिन डिव तो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। हमने यानी कि डिव टैग के अंदर फॉर्म लिख दिया, फॉर्म के अंदर हम कोई भी इनपुट फील्ड डालते हैं, ठीक है। मैं डालता हूँ इनपुट और इसकी टाइप टेक्स्ट है, तो इसको देखते हैं ब्राउजर में। तो ये देखिए, ये आपके पास आपको नजर नहीं आ रहा कि जनाब ये डिव के अंदर है। अगर मैं इसका भी बॉर्डर लगा दूं, इसको मैं देता हूं स्टाइल, ठीक है, और लिखता है स्टाइल एट्रीब्यूट और बॉर्डर, और लिखना है आपने 1 पिक्सल या 2 पिक्सल 3 पिक्सल जितना भी लिख सकते हैं। मैं इधर लिखता हूँ 5 पिक्सल, ठीक है। आपने लिखना है सॉलिड, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, सॉलिड ग्रीन लिखते हैं। तो ये मैंने सॉलिड ग्रीन दे दिया। तो जाते ब्राउजर में, तो ये देखें
तो ये एक कंटेनर ये बन गया, ठीक है ना। तो ये आपको ये देखे नजर आ रहा है। तो इस तरह हम इसे एज अ कंटेनर यूज कर सकते हैं। हम कर देते हैं इसको 2 पिक्सल, ठीक है ना। तो ये एज अ कंटेनर यूज होता है हमारे पास जो डिव होता है, ठीक है ना। डिव का मतलब डिवीजन, यानी कि पर्टिकुलर जो हमारे पास सेक्शन होता है ना, ग्रुप होता है, उसको हम एक डिव के अंदर डाल देते हैं, यानी कि हम लैदा कर देते हैं, ठीक है। तो इधर हम एक कमेंट भी ऐड कर देते हैं। हम लिखते हैं आवर फॉर्म स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब आपने कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करना, तो ये कमेंट बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपको आई होप डिवीजन टैग की समझ आ गई होगी। तो इस तरह हम डिव लिखते हैं, उसको बंद करते हैं, उसके अंदर जितने मर्जी चाहे हम एलिमेंट्स डाल सकते हैं। तो मैं एक पैराग्राफ का कंटेनर बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए आप डिव टैग लें, ठीक है। डिव लिखते हैं और ये मेरे पास एक डिवीजन टैग आ गया। अब मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, पी टैग लेता हूँ, ठीक है, और लिखता हूँ लॉरम और 100। अब इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास 100 वर्ड्स का पैराग्राफ जनरेट हो गया। अब ये एक डिवीजन टैग है, इसके गिर्द अगर मैं बॉर्डर लगाऊं और फिर आपको दिखाता हूं बॉर्डर, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक हो गया। अब ब्राउजर में देखते हैं तो ये देखें इसके गिर्द एक बॉर्डर आ रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि जनाब हमारे पास डिवीजन किस लिए यूज होता है, एक पर्टिकुलर डिवीजन बनाने के लिए, यानी कि एरिया या जो ग्रुप होता है बनाने के लिए। आगे चलते हैं जनाब स्पैन। द स्पैन टैग यूज एज जेनेरिक कंटेनर ऑफ इनलाइन एलिमेंट। ये भी इसी के तरह का कंटेनर होता है, पर ये जो डिवीजन टैग है ना इससे डिफरेंट होता है। तो इसको समझने के लिए ना हमें इनलाइन एलिमेंट समझना पड़ेगा। तो इनलाइन एलिमेंट देखते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है। तो इससे अगर हम पढ़ें, ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन एंड द ब्राउजर ऑटोमेटिकली एट सम स्पेस अ मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर एलिमेंट टू कॉमनली यूज ब्लॉक एलिमेंट और पी टैग पैराग्राफ एंड डिवीजन। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है ना, ये स्क्रीन पर अपनी पूरी जगह लेता है। अगर मैं आपको दिखाऊं जो हमने कोड लिखा है, तो ये मेरे पास आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करूं, ठीक है, ये हमारे पास जो है ना इसे हम बोलते हैं एलिमेंट इंस्पेक्टर, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, इससे हम ना पर्टिकुलर जो हमारे पास होता है एलिमेंट उसको टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो देखें ये आपको ना पूरी इधर जगह ले रहा है, ये पूरी जगह ले रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो ये देखें पूरी एलिमेंट जगह ले रहा है। तो इस तरह होना चाहिए था। ये मेरी हेडिंग इधर खत्म होगी तो ये मेरा जो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ना, ये हेडिंग से आगे शुरू होना चाहिए, लेकिन ये पूरी जगह घेर रहा है हमारे पास जो हेडिंग है, ठीक है। पैराग्राफ भी पूरी जगह घेर रहा है। ये जो हमारे पास पूरा जो कंटेनर डिव है, तो ये भी पूरा यानी कि जगह ले रहा है। तो ये इसे हम बोलते हैं जनाब ब्लॉक लेवल, यानी कि एक ब्लॉक होता है पूरा। अब ये पैराग्राफ भी अपनी पूरी जगह घेर रहा है, तो इसे हम ब्लॉक लेवल बोलते हैं। तो अगर जाएं आगे, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, तो इनलाइन एलिमेंट उतनी ही जगह लेता है जितना जनाब हमारे पास वो एलिमेंट होता है। तो मैं अगर आपको लगाकर बताऊं, हमारे पास एक इनलाइन एलिमेंट है, उसे हम बोलते हैं बटन। तो मैंने आपको फॉर्म में बटन बताया था, ठीक है। मैं लिखता हूं सबमिट। तो आप ध्यान से देखना, ये मैंने बटन ऐड किया है, ठीक है ना। तो ये नीचे आपको बटन नजर है, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये आपको बटन नजर आ रहा है, ये देखें, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, ये देखिए ये बटन उतनी ही जगह ले रहा है जितनी उसे चाहिए, बाकी ये पूरी लाइन नहीं ले रहा, ठीक है ना। ये पूरा लाइन, अगर मैं आगे बटन और ऐड कर दूं, इसको ही कॉपी करूं, ठीक है ना, इसको कॉपी करता हूं, कंट्रोल वी, ठीक है। 3 बटन ऐड किए। तो ये देखें, इसको रिफ्रेश करते हैं जनाब, देखें ये पूरे 3 बटन एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो ये है हमारे पास इनलाइन एलिमेंट। तो स्पैन भी इनलाइन एलिमेंट है। तो अगर मैं इधर एक पैराग्राफ ऐड करूं, ठीक है, बट ये बटन 2 रिमूव करता हूं, ठीक है, पैराग्राफ ऐड करता हूं, मैं लिखता हूं पी और लॉरम 10, ठीक है। लॉरम 10 लिखा, हमारे पास 10 वर्ड्स जनरेट हो गए। अब जनाब ये रिफ्रेश हो तो देखें ये जो पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, वही प्रॉब्लम कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इसको चाहिए था कि ये जनाब सबमिट बटन के आगे से शुरू हो, लेकिन ये नेक्स्ट लाइन पर आ रहा है। तो ये ब्लॉक लेवल है और ये इन लाइन है, बाकी ये ब्लॉक लेवल है। तो स्पैन टैग भी हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है इनलाइन एलिमेंट। अगर मैं इधर स्पैन टैग लूं, बटन के नीचे पैराग्राफ के नीचे हम स्पैन टैग लेते हैं, लिखे स्पैन, ठीक है। तो लिखते हैं इसके अंदर दिस इज स्पैन टेक्स्ट, ठीक है, दिस इज स्पैन टेक्स्ट। और इसको ब्राउजर में देखते हैं,
तो ये हमारा रिफ्रेश हो रहा है और अभी आपको इसके ऊपर नजर आ रही है। ठीक है, ये देखें आपको नजर आ रहा है दिस इज स्पैन टेक्स्ट। अगर मैं सिलेक्टर से सिलेक्ट को देखें ये कि उतनी ही जगह ले रहा है जितनी से चाहिए। बाकी अगर पैराग्राफ को सिलेक्ट करूं तो ये देखो पूरा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन रहा है। ठीक है ना, तो ये उतनी ही जगह ले रहा है जितनी इसे चाहिए। अगर मैं इसके आगे इसको मजीद कॉपी करूं, ठीक है, कॉपी करके ना जनाब कंट्रोल वी करते हैं, फिर कंट्रोल वी करते हैं, दोबारा ब्राउजर में दिखाता हूं आपको। ये रिफ्रेश हो रहा है हमारा ब्राउजर, तो देखें ये उतना ही एलिमेंट जगह ले रहा है जितनी से चाहिए। देखें अगर मैं इसके आगे पैराग्राफ ऐड कर दूं तो ये पैराग्राफ हमारे पास ब्लॉक लेवल है, तो ये ब्लॉक लेवल इसके 5 वर्ड जनरेट करते हैं, तो ये यानी कि एक ब्लॉक जनरेट करेगा। ठीक है ना, तो देखें तो ये पूरा एक ब्लॉक बन गया। ठीक है ना, तो ये इनलाइन एलिमेंट है और ये ब्लॉक लेवल है। तो आपको आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो हमारे पास जो स्पैन है वो है तो डिव की ही तरह, ठीक है, लेकिन ये क्या है कि ये इनलाइन एलिमेंट है। डिव क्या है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है ना, हम क्या करते हैं जनाब, जो हमारे पास ना ये पैराग्राफ है ना, इसको हम स्पैन टैग के अंदर लिखते हैं, इसको कंट्रोल एक्स करते हैं, ये कट हो जाएगा और स्पैन टैग लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर पेस्ट करते हैं, तो ये पेस्ट हो गया। आप ब्राउजर में जाते हैं और इसे चेक करते हैं कि ये हमारे पास अब ब्लॉक लेवल आ रहा है कि इनलाइन आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी तक भी ये ब्लॉक लेवल ही है। ठीक है ना, तो इसके अंदर अगर कोई भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट डाल देंगे ना स्पैन टैग के अंदर, तो वो ब्लॉक लेवल बिहेवियर ही देगा। ठीक है, अगर हम अकेला इसको स्पैन टैग के अंदर डालेंगे तो ये अब क्या बन जाएगा, ये इनलाइन एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसको दोबारा देखते हैं ब्राउजर में। अच्छा, अब इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये जनाब हमारे पास आ रहा है क्या, इनलाइन एलिमेंट आ रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो इनलाइन होता है वो उतनी ही जगह लेता है जितनी उसे चाहिए और ब्लॉक लेवल पूरी ही जगह घेरता है। इसके लिए हमारे पास CSS के अंदर प्रॉपर्टीज हैं इसको इनलाइन बनाने के लिए। ठीक है ना, जब हम CSS पढ़ेंगे तो हम उनको यूज करेंगे। ये पूरी जगह ले रहा है, ये पूरी, आई होप ये आपको समझ आ गई होगी इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट। डिव हमारे पास सिमेंटिक टैग है, ठीक है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट। स्पैन हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है, और जो इनपुट है हमारे पास, जो इनपुट होता है, अगर मैं इधर इनपुट लूं, ठीक है ना, इनपुट ठीक हो गया। अब जाते हैं ब्राउजर में और ये हमारे पास इनपुट आ रहा है, इसको सिलेक्ट करो अगर मैं, तो ये देखें ये भी इनपुट एलिमेंट क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है ना, इस तरह जो उतनी जगह लेते हैं उसे इनलाइन बोलते हैं। तो इनपुट टैग भी इनलाइन एलिमेंट है, बटन भी इनलाइन एलिमेंट है। आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो ये ब्लॉक लेवल और इनलाइन आपका क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं बेसिक लेआउट ऑफ अ वेबसाइट कि जो हमारे पास वेबसाइट होती है उसका बेसिक लेआउट किस तरह का होना चाहिए। ठीक है ना, अगर मैं जाऊं कोई भी वेबसाइट सर्च करूं, जिस तरह हम W3 स्कूल पे जाते हैं, ठीक है, तो ये मेरे पास W3 स्कूल वेबसाइट ओपन होगी, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये आपको वेबसाइट नजर आ रही है। ठीक है ना, तो ये ऊपर एक आपको हेडर नजर आ रहा है, नेविगेशन बार है, इस पे क्लिक करते हैं, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो रहा है, ये कुछ बटन्स नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो जनाब इस तरह इसका लेआउट होता है। ये मेन सेक्शन है, इसका नीचे फूटर आ रहा है। अगर मैं नीचे आपको लेकर जाऊं तो ये इसका फूटर है। तो अगर मैं जाऊं नोट्स में, तो जो बेसिक लेआउट होती है ना वेबसाइट की, वो ऊपर सबसे हेडर होता है। हेडर के अंदर जनाब हमारे पास नेविगेशन बार होता है। नेविगेशन बार किसे बोलते हैं, अगर मैं ऊपर जाऊं, ठीक है ना, तो ये हमारे पास नेविगेशन बार है, यानी कि जहां इंपॉर्टेंट लिंक्स और बटन्स ऐड किए होते हैं। ठीक है ना, जिस तरह W3 स्कूल का लोगो आ रहा है, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स आ रहे हैं। ठीक है ना, तो हम ड्रॉप डाउन मेन्यू इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, नेविगेशन बार है। ये इसको हम हेडर सेक्शन बोलते हैं, या यानी कि ये वेबसाइट का हमारे पास हेड है, यानी कि सर है वेबसाइट का, हेडर सेक्शन। ठीक है, और इसके जनाब नीचे मेन कंटेंट होता है, जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट का मेन कंटेंट लिखते हैं, जिस तरह ये है लर्न टू कोड, ठीक है, HTML, तो ये मेन कंटेंट है। अगर मैं क्लिक करूँ ट्यूटोरियल्स पे और लर्न CSS पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो ये ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपको नेविगेशन बार नजर आ रहा है। ये एक पूरा हेडर है, इधर से लेकर इधर तक एक हेडर है। ठीक है, नीचे आपको नजर आ रहा है इसका मेन कंटेंट, ये देखें मेन कंटेंट, और साइड पे कंटेंट है, इसको साइड भी बोलते हैं, साइड बार भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो अगर जाऊं वेबसाइट पे तो ये एक साइड बार भी आपको नजर आ रहा है, इसे हम साइड बोलते हैं, साइड बार। ठीक है ना, इधर भी आपको नजर आ रहा है, ये मेन आर्टिकल है, इधर से लेकर इधर तक ये साइड बार है और ये साइड बार है। ठीक है, इसे भी हम कंटेंट बोलते हैं या साइड। और नीचे फूटर है, यानी कि आपने अगर MS ऑफिस यूज किया है ना, उसके अंदर जो वर्ड होता है, तो उसके अंदर ऊपर हम एक हेडर डालते हैं और एक फूटर डालते हैं। ठीक है ना, तो इस वेबसाइट के नीचे एक आपको ये फूटर नजर आ रहा है, ये वाला। ठीक है ना, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं,
इस पर राइट क्लिक करूँ, बैक जाते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके नीचे जाते हैं और फूटर को सिलेक्ट करते हैं। ये फूटर है, इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब सिलेक्ट करते हैं ये वाला। ठीक है, तो ये इन्होंने डिव टैग यूज किए हुए हैं। ठीक है ना, ये सारे डिव टैग इन्होंने जो यानी कि प्रॉपर जो हमारे पास ग्रुप्स हैं उनको डिव टैग में ऐड किया हुआ है इन्होंने। ठीक है ना, तो नोट्स में अगर हम जाए तो हमारे पास जो हेडर होता है ना वो टैग होता है, ये एक सिमेंटिक टैग है। ठीक है ना, अगर हम वेबसाइट का हेडर बना रहे हैं, अगर मैं वेबसाइट का हेडर बना रहा हूं तो उसके लिए मैं यानी कि बताऊंगा कि मैं इधर से हेडर शुरू कर रहा हूं। मैं अगर इधर टैग यूज करूं हेडर, ठीक है ना, ये मैंने हेडर टैग लिखा। अब हेडर टैग ब्राउजर में नजर नहीं आता, ये सिर्फ स्पेसिफाई कर रहा है कि जनाब मैं यहां से नेविगेशन बार शुरू कर रहा हूं। ठीक है, ये आपको हेडर टैग नजर नहीं आ रहा। ठीक है ना, अगर मैं इसके अंदर एक और टैग होता है नेव टैग, नेविगेशन, तो ये नेविगेशन बनाने के लिए यूज होता है, नेविगेशन इस तरह का। ठीक है ना, ये आपको ऊपर नेविगेशन नजर आ रहा है, ये नेविगेशन। जो हमारे पास डेवलपर होता है ना और ब्राउजर होता है उसको पता चल जाता है कि जनाब ये हमारे पास हेडर सेक्शन है इधर से इधर तक। अगर मैं जो भी हेडर में लिखूंगा ना कोड वो हेडर सेक्शन में लिखूंगा। ये नेविगेशन मैंने बार बनाना ना तो मैं हेडर सेक्शन के अंदर ही वो सारा कोड लिखूंगा। ठीक है ना, ये मेरे पास हेडर है और हेडर के अंदर मैं नेविगेशन बार भी बनाऊंगा और जो मेरे पास हेडर है। अगर मैं इसके अंदर एंकर टैग डालूं, ठीक है ना, मेरे पास एंकर टैग है, मैं 3 लेता हूं। ठीक है ना, 3 मैंने टैग लेने हैं तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 3 आ गए। ठीक है, अब इसको हम अलग-अलग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास अलग, इसके अंदर लिखते हैं होम, ठीक है, और इसके अंदर लिखते हैं अबाउट, तो मैंने लिख दिया अबाउट। ठीक है, और ये हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट अस। ठीक है ना, जो वेबसाइट पे बेसिकली जो हम दिखाना चाहते हैं। अगर मैं ब्राउजर में आपको दिखाऊं तो ये आपको जनाब लिंक्स नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, अगर मैं इसका बैकग्राउंड जो हेडर के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करूं तो मैं सिंपल ये आपको नेविगेशन बार के बारे में बता रहा हूं। ठीक है ना, स्टाइल के अंदर हमने क्या यूज करना है, हम लेते हैं इसको स्टाइल एट्रीब्यूट को लेते हैं जनाब नेविगेशन बार के अंदर। ठीक है ना, तो इस तरह हम नेविगेशन बार के अंदर इसका स्टाइल एट्रीब्यूट सेट करते हैं, स्टाइल बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर हम रखते हैं ये वाला। ठीक है, और जाते हैं तो देखें ये आपको एक छोटा सा ना जनाब नेविगेशन बार नजर आ रहा है। ठीक है ना, इसकी हम हाइट भी सेट कर सकते हैं, तो ये मैं सब प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा। ठीक है ना, हाइट मैं करता हूं 20 पिक्सल इसकी। तो अब ये देखें ये इस तरह नजर आ रहा है, बढ़ा देते हैं इसकी हाइट कर देते हैं 50। ठीक है, तो ये आपको इस तरह नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो ये एक कह ले भी एक नेविगेशन बार लग रहा है लेकिन है नहीं है। ठीक है ना, बस हमने ये सिंपल लिंक ऐड किए हैं इस तरह का। तो अभी हमें अभी बड़ा कुछ सीखना पड़ेगा, CSS सीखनी पड़ेगी, तब जाके हम इस तरह के बनाएंगे। बस मैं आपको बता रहा हूं कि ये मेरे पास नेविगेशन बार है। ठीक है, तो हम हेडर के अंदर उसको स्पेसिफाई करते हैं। हेडर के अंदर टैग होता है नेविगेशन टैग। ठीक है, तो जो नेविगेशन टैग है वो ऊपर आता है हमारे पास, ये हमारे पास नेविगेशन टैग है। ठीक है, तो ये हेडर और नेविगेशन मेन्यू। HTML हेडर टैग, हेडर यानी कि यहाँ लिखा हुआ है हेडर एलिमेंट यूज टू क्रिएट हेडर सेक्शन ऑफ वेब पेजेस। नेविगेशन एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर ब्लॉक ऑफ नेविगेशन लिंक्स। ठीक है, अब सेक्शन के अंदर हमारा बेसिक जो वेबसाइट होती है वो सेक्शन के अंदर होती है। जिस तरह ये हमारे पास पूरी वेबसाइट है सेक्शन के अंदर। तो अगर मैं इधर ऐड करूं अच्छा पहले क्या करते हैं, इन सबको ना हम ना रिमूव कर देते हैं ताकि हमें ना सही तरीके से ना कोड लिखने में आसानी हो। इधर से लेकर ना H1 से लेकर इधर तक हम इसे ना रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा रिमूव हो गया और बाकी ये हमारे पास हेडर और नेविगेशन बार रह गया। अब इसके अंदर टैग यूज होता है जनाब, अगर मैं आपको दिखाऊं नोट्स में तो ये आपको नजर आ रहा है सेक्शन। तो ये सेक्शन के अंदर हम अपनी वेबसाइट का मेन कंटेंट लिखते हैं सेक्शन। ठीक है, सेक्शन टैग लगाना है। अब सेक्शन टैग से कुछ नहीं हो जाएगा, आप समझे कि जनाब सेक्शन टैग लगा दिया तो वेबसाइट बन जाएगी, नहीं। ये सिर्फ बता रहा है कि हमारा जो डेवलपर होता है ना उसको आसानी होती है कि यहाँ से हमारा वेबसाइट का मेन कंटेंट शुरू हो रहा है। अगर मैं इसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लूँ, ठीक है, और स्टाइल एट्रीब्यूट लिया और इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो हम करते हैं ये कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको नजर नहीं आ रहा, क्यों नहीं नजर आ रहा? इसके अंदर हम कोई ऐड करते हैं, हम पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं लॉरेम और 200 ऐड करते हैं वर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास 200 वर्ड ऐड हो गए, तो ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है ना, ये मेरे पास है ना इसका जो मेन कंटेंट है। अगर इसके मैं हाइट सेट करूं, ठीक है ना, इधर हाइट लिखूं और कर देता हूं 500 पिक्सल, तो इसकी जो हाइट है वो 500 पिक्सल हो जाएगी। तो ये देखें, ये ऊपर आपको नेविगेशन बार है ये आपका, ठीक है, नीचे इसका मेन कंटेंट है।
आई होप आपको समझ आ रही होगी, ठीक है ना। तो इस तरह ना हम यानी कि एक वेबसाइट को स्ट्रक्चर करते हैं। अगर मैं नोट्स में जाऊं तो ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल भी सेक्शन के अंदर यूज होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, हम कोई आर्टिकल, तो आर्टिकल से क्या मुराद होगा, स्टोरी लिख रहा हूँ किसी, यानी कि मूवी की स्टोरी लिख रहा हूँ, या कोई वैसे मेरे पास हिस्ट्री है, तो ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं एक आर्टिकल टैग भी यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं पैराग्राफ के आगे जनाब टैग यूज करूं आर्टिकल, ठीक है ना, आपने क्या लिखना है, आर्टिकल। तो ये आर्टिकल आ गया। आर्टिकल लिखने से आर्टिकल नहीं आ जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा कि जनाब वेबसाइट को, जो हमारे पास ब्राउजर है उसको भी पता चल जाएगा कि इसके अंदर आर्टिकल है। अगर मैं लिखूं लॉरेम और 100 और इंटर प्रेस करूं, ठीक है ना, तो अगर मैं ब्राउजर में जाऊं तो ये देखें, ये आर्टिकल ऐड हो गया आपके पास, ठीक है ना। तो ये इधर से आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है, बाकी ये टैग्स हैं, ठीक है ना। इसके बाद है असाइड। असाइड क्या है, ये मेरे पास जो आ रहा है ये वाला, यानी कि साइड मेन्यू है ये जो, ये इसे हम असाइड बोलते हैं। अगर मैं इधर असाइड टैग यूज करूं, ठीक है ना, सेक्शन के अंदर ही यूज करना है असाइड, ठीक है ना। आपने क्या लिखना है, असाइड, और जनाब इसका जनाब स्टाइल बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम करते हैं ये वाला। तो जाते हैं ब्राउजर में तो आपको कुछ नहीं नजर आ रहा, ठीक है ना। तो इस तरह करते हैं, इसे हम ना पैराग्राफ को रिमूव कर देते हैं। तो इसकी जो हाइट है ना वो मैं सेट करके दिखाता हूँ आपको। हाइट इसकी कर देते हैं हम 600 पिक्सल, ठीक है, 600 पिक्सल करनी है, 600 पिक्सल कर दी। जाते हैं ब्राउजर में, तो ये आपको नजर आ रहा है नीचे, ठीक है ना, ये आपको नीचे नजर आ रहा है। इसका कलर थोड़ा सा ना हम डार्क करते हैं, तो इसका कलर करते हैं ये वाला, ठीक है ना। तो ये नीचे नजर आ रहा है। अगर मैं इसकी विड्थ भी सेट कर दूं, मैं करूं इधर विड्थ और 100 पिक्सल कर देता हूं, ठीक है। तो ये देखें, ये साइड बार है। आप कहेंगे कि यार बड़ा अजीब सा साइड बार है, तो यार अभी सब्र रखें, ठीक है ना। सीएसएस सीखेंगे सब ही प्रॉपर वे से हम करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह की वेबसाइट ही बनाएंगे। बस मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमने साइड बार बना दिया, ठीक है ना। समरी और डिटेल्स, तो ये जनाब हमारे पास बेसिकली यूज होता है कि वेबसाइट से रिलेटेड जो हम डिटेल्स देना चाहते हैं और समरी एक प्रॉपर सी देना चाहते हैं, तो उसको यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास फूटर है। अब फूटर जो हमारे पास वेबसाइट के ना वो सबसे एंड पे होता है, ऊपर हेडर और फूटर, यानी कि फूटर से मतलब पाँव, तो पाँव हमारे आखिर में होते हैं। तो हम फूटर टैग इधर एंड पे लगा सकते हैं। अगर मैं इधर फूटर लगाऊं, फूटर टैग यूज करूं, ठीक है ना, तो फूटर टैग के अंदर हम ना वेबसाइट की जनाब जो इंफॉर्मेशन है, लिंक्स हैं, वो हम दे सकते हैं। तो नीचे ये आपको वेबसाइट के फूटर नजर आ रहा है। अगर मैं इसके वेबसाइट मेन पे इधर W3 स्कूल पे क्लिक करूँ, ठीक है, नीचे जाऊँ सबसे, तो ये आपको नीचे फूटर नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये फूटर है। अगर मैं राइट क्लिक करूँ और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करूँ, तो ये मेरे पास जनाब, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ पूरे एरिया को, ठीक है, तो ये आपको ये फूटर टैग इन्होंने यूज किया, आपको नजर आ रहा हो इधर, ठीक है। ये देखे फूटर टैग, और इसके अंदर क्लासेस और आईडीज, इसके अंदर मुख्तलिफ इन्होंने डिव और स्पैन टैग यूज किया। तो इधर से यानी कि इधर से हमारा फूटर शुरू हो रहा है, ठीक है ना। ये अगर आप देखें तो ये फूटर है हमारा, ठीक है। तो हम फूटर टैग यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करने के लिए जो हमारे पास लिंक्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं इधर लिखूँ स्पैन, स्पैन टैग यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इधर लिखते हैं कॉपी राइट, ठीक है, RIGHT, कॉपीराइट। तो ये देखें, ये इधर नजर आ रहा है, ठीक है ना। इस तरह हम इसको थोड़ा सा ना इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं फूटर का। तो इसका बैकग्राउंड हम इसके स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हैं, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर करते हैं जनाब हम ब्राउन, ठीक है। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ रहा है। टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और होती है CSS की, इस टेक्स्ट लाइन में। यार आपको ना अभी ना CSS नहीं सिखा रहा, बस मैं ना आपको ना लगा के बता रहा हूँ। आप ना इनको ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं। जब हम CSS सीखेंगे तो अब हम ये देखें, आपको कॉपीराइट नजर आ रहा है सेंटर में, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ना लाइट करते हैं, ये इस तरह, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपको जनाब कॉपीराइट नजर आ रहा है। अगर मैं एक कॉपीराइट साइन जो होता है वो लाना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट में, तो इधर अगर मैं जाऊँ, ठीक है, इधर हम ना HTML पे ट्यूटोरियल्स पे जाते हैं, HTML, ठीक है, HTML, और आप इधर आ जाए एंटिटीज पे। तो एंटिटीज बेसिकली क्या होती है, अगर मैं कोई एडिशनल साइन है या आइकन है अपनी वेबसाइट में दिखाना चाहता हूं, तो उसके लिए कोड होते हैं मुख्तलिफ।
तो ये मुख्तलिफ जनाब हमारे पास ना साइंस हैं जो मैं अपनी वेबसाइट में दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए एंटिटी कोड है, ठीक है, नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, और एक हमारे पास इसका जो नेम होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं ये साइन दिखाना चाहता हूँ, कॉपीराइट साइन, ठीक है, तो उसके लिए मैं करूँगा ये कॉपी, ठीक है ना, और इसको अपनी जनाब मैं दिखा सकता हूँ, इधर पेस्ट कर दूंगा। तो इधर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है ना, इधर आप स्पेस दे दें, तो इधर मैं पेस्ट कर दिया, अपनी वेबसाइट में जाता हूँ, तो ये आपको साइन नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कॉपीराइट साइन हमने एंटिटीज़ ऐड करके जनाब दिखा सकते हैं। इसको भी मैं अगर कॉपी करूं तो ये भी वही सेम काम करेगा। इसको अगर मैं रिमूव कर दूं, ठीक है ना, तो ये भी वही सेम काम करेगा। इसको मैंने रिमूव कर दिया, तो मैं जाऊं अगर ब्राउजर में, आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिंपली आप गूगल करें और कोड कॉपी कर ले, ठीक है ना, तो ये देखें वही साइन आ रहा है, ठीक हो गया ना। तो इस तरह जनाब हम ये मुख्तलिफ साइन ऐड कर सकते हैं। अगर मैं ये ऐड करना चाहूँगा तो ये मैं ये लिख के ऐड कर सकता हूँ, ठीक है ना, एंटिटी कोड, और नीचे मुख्तलिफ मार्क्स हैं। इस तरह हम ना एंटिटीज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह इमोजीज भी होती हैं, जिस तरह व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे सेंड करते हैं ना, लाफिंग इमोजीज, सैड, ये वो, ठीक है ना। तो नीचे इनके भी कोड्स हैं, ये वाले इमोजीज, ये देखें आपको नज़र आ रहा है। तो अगर मैं ये वाला दिखाना चाहूँ, ये वाला, ठीक है, तो इसका कंट्रोल-C कॉपी करते हैं और इधर एक और स्पैन टैग लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल-V, ठीक है, और जाता हूँ तो रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, ये इमोजी आपको नज़र आ रहा है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि एक वेबसाइट का बेसिक जो हमारे पास लेआउट होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना। अगर मैं ये वाला जो हमने असाइड ऐड किया है ना, इसको कट करते हैं, ठीक है, कट करके ना इसको सबसे ऊपर लगाते हैं, हेडर के नीचे सेक्शन के अंदर लगाते हैं, ठीक है ना, सेक्शन के अंदर लगाते हैं, कंट्रोल-V करते हैं और ब्राउज़र में देखते हैं इसे और रिफ्रेश करते हैं, तो देखें ये आपको साइड कुछ इस तरह नज़र आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह करते इसे इधर ही लगा रहने देते हैं, ठीक है, तो इधर बेहतर लग रहा है, तो ये इधर आ गया, इधर दोबारा ब्राउज़र में जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह हम वेबसाइट को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये कोई काफ़ी अच्छी नहीं लग रही, ठीक है ना, तो बस हमने गंद ही मारा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगी। जब हम रियली CSS सीखेंगे तो आप बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, जिस तरह की चाहे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, ठीक है, आपको भी लगेगा वाकई यार बड़ा इंफॉर्मेटिव है। आज के लिए इतना ही, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।